क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टेड चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए 14 फरवरी का आज करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आपको डेली स्टडी प्लान, मेंस आंसर इन प्रैक्टिस, डेली डाउट डिस्कशन लाइव और करंट अफेयर की पीडीएफ एंड मैनी थिंग्स आर गोइंग टू हैपन ओवर देयर। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट है 9650347272 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी आदि अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में हैं, वो ये सारे ठीक हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, और इनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। तो अवर फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, ज्योग्राफी संबंधित है। देखिए अम्बाडवे विलेज, ठीक है, पहली बार इस विलेज में किसी प्रेसिडेंट ने, अपने भारतीय प्रेसिडेंट ने विजिट किया है। ये गांव जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बर्थ प्लेस है हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का। और इसी को जो है हमारे प्रेसिडेंट जी ने कहा है, राष्ट्रपति जी ने, कि ये गांव हमारी कंट्री को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए एक संदेश देता है, ठीक। और इन्होंने ये भी एक गुजारिश करी है कि इस गांव को, अंबाडवे गांव को, जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के मंडनगढ़ जो है तालुक में है, इसको पंचतीर्थ योजना जो है उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए एज बाबा साहेब की मेमोरी, ठीक। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आप लोग के लिए होमवर्क है आज, वो क्या है? पंचतीर्थ योजना क्या है, और बी आर अम्बेडकर जी एज ए पर्सनालिटी में इनको बारे में कौन सी संस्था इन्होंने चलाई, क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या ड्राफ्टिंग कमेटी के जैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, इनके बारे में थोड़ा पढ़िए। स्पेक्ट्रम में दे रखा है, आसानी से मिल जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, हिस्ट्री से संबंधित। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे अभी पर्सनालिटी वाला मैंने आप लोगों को ऊपर बताया ना कि बी आर अम्बेडकर जी के लिए पढ़िए, वैसे ही मैं यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित सारी लगभग सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट है। देखिए नेशन, अभी इनका 198th बर्थडे था और इनको जो है ट्रिब्यूट दिया। ये एक समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे, यानी कि फाउंडर, ठीक। इनका जो है जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में, और 30 अक्टूबर 1883 का जो है इनका देहांत हो गया था। ये भारतीय जो है दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, सोशल लीडर थे, फाउंडर थे, बताया जैसे। अच्छा, आर्य समाज था क्या? जो वैदिक जो धर्म था, धर्म मतलब यहाँ पे लॉ का मतलब है, रिलीजन नहीं है। धर्म मतलब लॉ, ड्यूटी, इस वो वाली बात है। तो जो वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें कई सारी चीज़ों, रिचुअल के बारे में बताया गया कि क्या रिचुअल फॉलो करने चाहिए और क्या जो है मूर्ति पूजा होनी चाहिए, तो उस तरीके की बात करी। तो ये वेदों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इन्होंने तो बोला था बैक टू द वेदास, ये बोला था ना, इनका एक वो भी था, मतलब कि वेदों की तरफ चलो। लेकिन ये मूर्ति पूजा और कर्मकांड यानी कि जो रिचुअल होते थे उसके खिलाफ थे। तो मतलब ये कहते थे कि हाँ भैया, वेदों को जो हम इनफॉलिबल मानते हैं, लेकिन कुछ उसमें सुधार हो सकता है, और उसी सुधार को नाम दिया उन्होंने आर्य समाज, ठीक, कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड नहीं मानेंगे, ठीक। और ये पहले एक तो था बैक टू द वेदास, ये स्लोगन पूछता है। इसके अलावा इन्होंने बोला था स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? आपका दयानंद सरस्वती जी ने ही किया। बाद में लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने इसका उपयोग किया स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, ठीक। और इन्होंने जो है दयानंद सरस्वती जी ने इंडिया फॉर द इंडियंस, ठीक है ना, ये भी जो है नारा इन्होंने दिया था 1876 में। इन्होंने मूर्ति पूजा और रिचुअल जो थे वैदिक वाले में, उसको जो है कहा कि हम नहीं मानते, बाकी वेदों को तो हमें मानना चाहिए, इनफॉलिबल है, ठीक। इसके अलावा जो है मेकर्स, इनको वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया मानते हैं आपके एस राधाकृष्णन जी, जो कि प्रेसिडेंट रहे इंडिया के, और श्री अरबिंदो जी भी, इनके बारे में भी हम लोगों ने करंट अफेयर में पीछे पढ़ा था। तो वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक, आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक इनको माना जाता है, कहा जाता है। किसने कहा, ये बताया गया है, ठीक। अच्छा, इनसे प्रभावित कई सारे और भी स्वतंत्रता सेनानी थे दयानंद जी से, जैसे कि मैडम कामा, मैडम बीकाजी कामा, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक, श्याम जी कृष्णा वर्मा, भगत सिंह जी, विनायक दामोदर सरवरकर, वीडी सरवरकर, आपका लाला लाजपत राय। अरे यार कितने लोग, देखो तो कुछ तो बात, कुछ नहीं बहुत कुछ था इनकी बातों में असर था। और ये एक एस्थेटिक थे, सन्यासी थे अपने बॉयहुड से ही, और स्कॉलर थे,
ठीक, ये मानते थे कि वेदा जो है वो इनफॉलिबल है, अचूक है, और ये एडवोकेट करते थे कर्मा, मतलब जैसे आप कर्म अभी करते हो वहीं अगले जन्म में आप जो है वो भोगते हो, और री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म के सिद्धांतों की वकालत करते थे। तो अब देखो यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है कर्मा में विश्वास नहीं करते थे लेकिन रिकार्नेशन में करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एंड दोनों को करते थे, पुनर्जन्म हो कर्मा दोनों में ये फिलॉसफी को मानते थे, एडवोकेट करते थे, उसके अधिवक्ता थे। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दयानंद कंट्रीब्यूशन व प्रमोटिंग द, आप देखिए इन्होंने व्यूमन के राइट के अधिकारों के लिए बड़ा काम किया, जैसे कि उनको एजुकेशन का जो है समान अधिकार मिलना चाहिए, जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ने का समान अधिकार मिलना चाहिए, और उन्होंने कहा कि भैया वेदास जो थे वैदिक संस्कृत में उनको जो है संस्कृत और हिंदी में भी इन्होंने पढ़ाया अलग से। तो महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए काफ़ी काम किया। एक इसमें फैक्ट और है जो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा डीएवी स्कूल्स, कई सारे स्कूल हैं डीएवी स्कूल्स, तो ये क्या है, दयानंद आंग्ल वैदिक स्कूल। ठीक, दयानंद जी ये हो गया, आंग्ल मतलब कि इंग्लिश वाले जो है, और वैदिक, तो ये डीएवी का फुल फॉर्म है। ये भी नहीं कि मतलब एक तरीके से जो है प्रयासों की वजह से खुले थे स्कूल। ठीक, आज भी हैं, आज भी चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इकोनॉमी या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हो आप। हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है कि ड्रोन, ठीक है ना, का इंपोर्ट बाहर से नहीं होगा किस लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इश्यूज के लिए। ठीक, ये बोल दिया। दूसरा इन्होंने कहा कि ड्रोन को उड़ाने के लिए, जैसे कि ये देखिए बंदा उड़ा रहा है रिमोट से, ड्रोन को उड़ाने के लिए जो पायलट का एक लाइसेंस होता है उसको खत्म कर दिया। ठीक है ना, कोई लाइसेंस अब लेने की जरूरत नहीं है ड्रोन उड़ाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उड्डयन मंत्रालय ने गजट में एक अधिसूचना जारी की, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई साहब जो एक हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है ना, ये ड्रोन संबंधित है। ये सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा स्कूल, ड्रोन स्कूल जिसको कि डीजीसीए ने, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जो है सर्टिफिकेट, उस स्कूल ने जो है सर्टिफिकेट दे दिया, जिसको मान्यता प्राप्त है डीजीसीए से कि रिमोट पायलट सर्टिफिकेट इनको दिया जाता है फला फला को, तो वही चीज पर्याप्त है। ठीक है ना, वो आराम से आप जो है ड्रोन को उड़ा सकते हो। ठीक, ड्रोन रूल में अब देखो उड़ा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कोई भी ड्रोन उड़ाने लगे, पता चला जो है बंदूक लगा वाला ड्रोन उड़ाने लगे कि अरे हमको तो मिल चुका है, नहीं। इसमें क्या है, ड्रोन अमेंडमेंट रूल जो भी आए हैं 2022 में, उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कोई भी नो रिमोट पायलट सर्टिफिकेट, ठीक, विल बी रिक्वायर्ड फॉर, अच्छा, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट भी नहीं रिक्वायर्ड होगा अगर आपका ड्रोन 2 किलोग्राम का है और साथ ही साथ नॉन कमर्शियल यानी कि गैर वाणिज्यिक पर्पस के लिए आप उड़ा रहे हो, तो इसके लिए तो सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। नॉन कमर्शियल और 2 किलो के नीचे है ड्रोन, तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उसके ऊपर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी बाकी चीजें जो हैं वो सब चेक कर ली जाएंगी। लाइसेंस खत्म कर दिया है। ठीक, और इससे पहले जो है इंडिया ने मेड इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट को मना कर दिया है। किसमें 2 चीजों में छूट दी गई है अभी बताया है, 2 मिनट पहले बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। ठीक, 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि अंडर इट्स फ्लैग, उसकी एक स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसको कहा जा रहा है कि इसको एकीकृत कर दिया जाएगा आरोग्य सेतु ऐप पे। आरोग्य सेतु ऐप आप लोगों को मालूम होगा, कोविड के टाइम पे इस पे हम लोग को पंजीकरण कराया गया था। ठीक, तो अब इसका काम क्या होगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आरोग्य सेतु को हम जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हेल्थ ऐप है, इन दोनों को लिंक करने के लिए बीच में एक चीज है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक, एक तो ये तरीका है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और दूसरा तरीका है इस तरीके से। ठीक है ना, जैसे आप लोग कहते हो ना सर नोट्स कैसे बनाए, सीखो कैसे बनाए। अब देखो ये NHA का, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का जो है एक मिशन है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक, इसके अंतर्गत हम कोई आईडी देके, आधार या फिर और भी कई सारी आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर, ये सब देकर
आभा नंबर बना सकते हैं। आभा नंबर भाई साहब क्या है? आभा नंबर है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये 14 डिजिट का नंबर होता है। इस नंबर के थ्रू आप आरोग्य सेतु ऐप से आप क्या करो भाई साहब, लिंक हो जाओगे। और नेशनल ये जो डिजिटल मिशन है, इसमें क्या क्या होता है भाई साहब? मेडिकल रिपोर्ट आप डाल सकते हो, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डाल सकते हो, लैब की रिपोर्ट डाल सकते हो भाई साहब, ठीक। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब जो आरोग्य सेतु ऐप में जो भी मेंबर हैं वो इस आभा नंबर से को बनाकर, ठीक, आपका डिजिटल मिशन से जुड़ जाएंगे और सारे जो मेडिकल रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें एक जगह करके और ज़्यादा आसान बना देगा हेल्थ से संबंधित। आपके प्रीवियस रिकॉर्ड भी सारे, जैसे होते हैं ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग जो है पूरी फाइल बना के रखते हैं अपनी, जो है मेडिकल कौन सी रिपोर्ट आई क्या है। अब वो फाइल बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ स्कैन करके यहाँ डिजिटल मिशन में पहुंच जाएगा। आप जाइए किसी पर डॉक्टर पर जाइए, वो आपकी हिस्ट्री देखेगा और आपको जो है कौन कौन सी, अब ये जरूरी है ना कि कौन कौन सा आपका जो मतलब दवाइयाँ दी गई, किस लेवल की दी गई हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो कार्य कर सकता है। अच्छी बात है, आप समझ में आ गया ना, ठीक। इन दोनों को जोड़ना है, बीच में आभा नंबर है। अब ये मेंबर जो है ये सारी चीज़ें भी इसका लाभ उठा पाएंगे। आईडी इसमें आधार कार्ड के अलावा और भी लग सकती है। आरोग्य सेतु में भी आधार कार्ड के अलावा हम और भी चीज़ करके आरोग्य सेतु से जुड़ जाते थे। एक ये तरीका, बताइए कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आसान बनाने के लिए, पूरा पढ़ के नोट्स बना के फिर समझाने के लिए टाइम लगता है इसमें, और इसमें चाहिए स्किल्स। खैर, जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज से संबंधित अगला जो टॉपिक है वो ये है कि लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम JBC5। अभी हमारी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ के साइंटिस्टों ने जो है ऐसा प्रोबायोटिक बना दिया है। प्रोबायोटिक, अब इसके नाम में क्या है कि भाई साहब बायोटिक यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो है जीवाणु है, ठीक है ना। और वो जीवाणु हमारे लिए प्रो है, हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है ना, फेवरेबल है। क्योंकि हमारे शरीर में कई सारे, देखो, बैड बैक्टीरिया भी होता है, गुड बैक्टीरिया भी होता है। तो जो गुड बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी हेल्थ में जो है मदद करते हैं, बेनिफिट करते हैं, उनमें से एक इन्होंने भाई साहब यहाँ पर इंस्टीट्यूट है एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में, उसके साइंटिस्टों ने ये एक जो है प्रोबायोटिक जो है ढूंढ निकाला है, जो कि हमें ये होप देता है, उम्मीद देता है कि हम दीर्घायु यानी कि ज़्यादा जी सकेंगे और हेल्दी एजिंग होगी। स्वास्थ्य जो है दीर्घायु और जो है स्वस्थ उम्र बढ़ाने का आशा प्रदान करता है, ठीक। ये जो संस्था है आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की, ये दोस्त यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक स्वायत्त जो है संस्थान है। समझ में आ गई बात। टीम ने ये बताया है कि प्रोबायोटिक बैक्टीरियम, अच्छा इसका नाम क्या है भाई साहब, वही वो ये है, ठीक। किसके लिए काम आएगा? लंबी उम्र और हेल्दी एजिंग के लिए। क्या नाम है? JBC5 भी पूछ सकता है या फिर लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम ये भी बोल सकता है। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है ये। और भाई साहब इसको जो है खिलाने के लिए ऐसा नहीं कि ये लो बैक्टीरिया खा लो, ऐसे नहीं होगा। इसमें ये लोग करेंगे कि भैया इसका दही बना लिया, योगर्ट, ठीक, और योगर्ट खाओ और योगा मत खाना, योगर्ट खाओ और ये बैक्टीरिया आपके अंदर जाएगा शरीर में और बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक। लंबी उम्र आपकी होगी काफ़ी, आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है अब। ये योगर्ट खाओ, मजे करो, ठीक। तो ये एक तरीके का लाइव प्रोबायोटिक्स होते क्या है, ठीक। JBC5 तो हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रोबायोटिक क्या है जो मैंने पहले बताया, ये जीवित सूक्ष्म जीव हैं जिनका दावा किया जाता है कि वे उपभोग करने पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं और आमतौर पे आंत वनस्पति जो हमारी गट है, जो हमारी अंतड़ियां हैं, उसमें सुधार या बहाल करके, ठीक। हालांकि कोई एविडेंस जो है बिल्कुल पुख्ता एविडेंस इसका नहीं है, लेकिन माना जाता है कि हाँ भाई साहब अगर गट सही है तो फिर भाई साहब सब कुछ सही रहता है। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब इसके बारे में दिसंबर के करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैंने इसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और जो है आपका हबल टेलीस्कोप, जिसका की सक्सेसर माना जाता है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया था। जैसे जेम्स वेब जो है ये इंफ्रारेड पे काम करता है, हबल जो है आपका किस पे काम करता है, ये कमेंट करके बताइए। जेम्स वेब जो है ये सन के इर्द गिर्द घूमता है, हबल टेलीस्कोप अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। ये कई सारे मैंने आप लोगों को बताए थे ना, तो इसीलिए कह रहा हूँ रिवीजन करते चलो। हफ्ते में हर सैटरडे मैं आप लोग से बोलता हूँ रिवीजन करो आप लोग, ठीक। अगर जैसे हर हफ्ते में कर लेते हो
तो उसके बाद भी तो टाइम बचता होगा ना। एक बार स्पीड तेज करके पूरे महीने का, मान लो कि किसी मंथ के एंड में, ठीक 4 हफ्ते होते हैं मान लो ज़्यादातर, तो किसी मंथ के जो एंड वीक होता है उसके सैटरडे को आपने इस वीक का तो कर ही लिया, बाकी बचे 3 वीक के पहले वाले, तो उसको 1.5x या फिर 7.5x पे लगा के वीडियो और तड़ा जो है निपटा दो। पूरे महीने का रिवीजन नहीं किया, मैं बता रहा हूँ कितना घोट लोग यार। ये लोग जो बेवकूफ़ बनाते हैं कि लो सब कुछ बिल्कुल बौछार कर देते हैं, उनसे बचो। अभी जो है आयोग ने इंटरनेट की सेवा प्रदान नहीं करी है एग्जाम में, ठीक है ना। जो इंटरनेट की सेवा प्रदान नहीं करी तो इंटरनेट से सबको छाप कर आपकी तरफ जो फेंका जा रहा है, आपको कंफ्यूज करने के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसको ध्यान में रखिए। ठीक, लिमिटेड पढ़िए, रेलेवेंट पढ़िए, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट पढ़िए जो कि जो है जरूरी है, ठीक है ना, बेफिजूल की चीज़ें नहीं। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी गाइडेंस, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अब क्यों न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भाई साहब ये सेल्फी लेना सीख गया है। मतलब इसने अपनी एक फ़ोटो भेजी, यहाँ पे इसमें कैमरा लगा हुआ है, इसने अपनी फ़ोटो भेजी, ये सोने की परत इस पर चढ़ी हुई है इसकी, और साथ ही साथ इसने पहली स्टार लाइट को भी कैप्चर किया। ठीक, खुद की सेल्फी भी ली गोल्ड मिरर की। 18 सेगमेंट हैं जो अभी दिखाया था आपको, वो प्राइमरी मिरर के, वो सब जुड़ गए और 1-1.5 महीने में जो है ये वर्क करने लगेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इन्होंने पहली बार जो है इस टेलीस्कोप ने, फर्स्ट टारगेट वॉज ए ब्राइट स्टार 258 लाइट ईयर्स जो दूर है वर्सा मेजर में, उसको जो है अभी इसमें इन्होंने कैप्चर किया है, पहली स्टार लाइट को कैप्चर किया है। इसमें ये हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट है, हेक्सागोनल कैसे 6 इसके वो होते हैं, ठीक 1 2 3 1 2 3, ये हेक्सागोनल शेप के देख रहे हो ये सब बने हुए हैं। ये शेप अच्छा होता है सर्कुलर वाले से क्या होता है कि देखो बीच में ये जगह बच गई, लेकिन हेक्सागोनल में ऐसा नहीं होता। ठीक, तो इसलिए हेक्सागोनल शेप लिया जाता है, हनी कॉम्बिंग भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये कोणीय जो दर्पण खंड है ये मिरर की तरह एक काम करता है और ये आपका जून के एंड में बढ़िया से काम करने लगेगा। $10 बिलियन का ये इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी, इसको ध्यान रखना, हबल स्पेस टेलीस्कोप का, स्पेस में ये भी है और स्पेस में हबल भी था, ये उसका जो है सक्सेसर माना जाता है। और ये फर्स्ट स्टार और गैलेक्सी जो हमारे जब ब्रह्मांड चालू हुआ 14 बिलियन ईयर्स पहले, तो जो पहले स्टार और गैलेक्सी जो बनी थी आकाशगंगा, उनको जो है उनकी लाइट को कैप्चर करने की जो है कोशिश करेगा। बहुत बड़ी चीज़ है यार। इट विल ऑल्सो एग्जामिन द एटमॉस्फेयर ऑफ द एलियन वर्ल्ड, अगर कहीं पे है, कहीं पे पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ है, ठीक, तो विदेशी दुनिया के वातावरण की भी जांच करेगा, जीवन के किसी भी संभावित संकेत की भी जांच करेगा। और ये जो है 6.5 मीटर का वेब का गोल्ड प्लेटेड मिरर है जो कि दुनिया में अभी तक इससे बड़ा बना ही नहीं, लार्जेस्ट एवर लॉन्च्ड इनटू स्पेस। ठीक, और इसको साउथ अमेरिका से जो है लॉन्च किया गया था, बताइए कमेंट करके, फ्रेंच गियाना था कि सूरीनाम था। अब ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, कुछ तो करो, ठीक है ना, रिवीजन करोगे तो सब आसान हो जाएगा। और ये 1.6 मिलियन किलोमीटर अवे है, लास्ट मंथ ये पहुंच गया अपने स्थान पर। ठीक, ये अर्थ का चक्कर नहीं लगाता, ये सन का चक्कर लगाता है, ये ध्यान रखना। ठीक, Our next topic is from General Studies पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, पैसिफिक आइलैंड फोरम, प्रशांत द्वीप फोरम। देखो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो पैसिफिक ओशियन है उसमें कई सारे आइलैंड है, मैंने आप लोगों को पहले बताया है। ठीक, इस आइलैंड का एक फोरम है, ठीक, जहाँ पे आके लोग बात करते हैं अपना अलग अलग विषयों पर। उस फोरम में 18 मेंबर हैं, ठीक है ना, पैसिफिक आइलैंड, ठीक, द्वीप का फोरम है, 18 मेंबर हैं। ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, फेडरेटेड माइक्रोनेशिया, एक ये है। अच्छा, ओवरऑल जो है 3 जो मेजर इसमें आइलैंड के समूह जो हैं वो कौन कौन से, माइक्रोनेशिया, आपका पॉलिनेशिया, ठीक, और मेलानेशिया, ठीक, ये है ना। इसमें से इस फोरम में से जो है 18 जो कंट्रीज़ हैं उसमें से 5 कंट्रियों ने अभी पिछले साल ये बोला था कि हम भाई साहब नहीं रहेंगे इस फोरम में, हम नाराज हो चुके हैं, हम नहीं रह सकते इसमें, तो क्योंकि हमको जो है यहाँ का इस फोरम का जो अध्यक्ष चुनने का हमसे अधिकार, हमारा वोट छीन लिया गया, तो हम नहीं रहेंगे। लेकिन फिर वहाँ पे यूएसए जो है वो पहुँच गए, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और फिर इन 5 लोगों जो कंट्री हैं उन्होंने कहा ठीक है चलो हम रह लेते हैं, हमारी नाराजगी ख़त्म हो गई है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ये इसलिए न्यूज़ में था। 5 माइक्रोनेशियन नेशन थे, ठीक, जो कि सस्पेंडेड का उनका प्लान था सस्पेंड करने का,
लेकिन अब नहीं सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहुंच गए थे। कौन कौन से 5 देश थे? एफएसएम था यानी कि फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, नौरू और पलाऊ। ठीक, इन्होंने अब विड्रॉ करने का अपना प्लान छोड़ दिया है। पैसिफिक आइलैंड फोरम, ये एक फोरम है जिसमें जो है रीजन का जो है राजनीतिक आर्थिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, 18 जो कंट्रीज हैं इनके नाम पढ़ लेना, मैप में एक बार खोल के देख लेना, जरूरी है। अगला टॉपिक है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन से ही संबंधित है, जनरल स्टडीज पेपर 2, सोलोमन आइलैंड। ये भी आइलैंड आपका जो है प्रशांत महासागर में ही है, साउथ जो है प्रशांत महासागर में है ये। और अभी यूएस ने कहा है कि हम इस यहाँ पर एम्बेसी अपनी सोलोमन आइलैंड पे फिर खोलेंगे फिर से, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना जो है प्रभाव बढ़ा रहा है और हम नहीं चाहते कि उसको ज़्यादा जो है प्रभाव बढ़ाने नहीं देंगे। 1993 में पहले भी था यूएसए का यहाँ पे एम्बेसी, दूतावास था, फिर से खोलने जा रहे हैं। ठीक, और 5 साल तक पहले भी था, ये नहीं है कि पहली बार खुल रहा है। और सिंस देन यूएस के जो डिप्लोमेट थे वो अभी पपुआ न्यू गिनिया और जो कि एक्रेडिटेड हैव बीन एक्रेडिटेड टू द सोलोमन विच हैज़ अब वहाँ पे काउंसलर एजेंसी बना दी थी पपुआ न्यू गिनिया। हम लोग ने अभी पढ़ा भी था इसको कल कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर ये जो है ये पपुआ न्यू गिनिया है, तो उसी का ही जो है यहाँ, अब पहले यहाँ पे एम्बेसी थी, एम्बेसी हटा दी, तो यहाँ के काउंसलर एक वो दे दिया ऑफिस कि सोलोमन आइलैंड का भी काम धाम देख लेना। ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ पता है आपको? नहीं, एक होता है एम्बेसी, मेरे ख्याल से ये पता होगा शायद, इसलिए मैं नहीं छोड़ रहा था, और दूसरा होता है कॉन्सुलेट। ठीक, तो एम्बेसी के नीचे होता है काउंसलेट, ध्यान रखना। तो पपुआ न्यू गिनिया में जो एम्बेसी है वहीं पे काउंसलेट बना दिया जो कि सोलोमन का आइलैंड का काम देखने लगा, तो ये इसके नीचे होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, लेकिन ये भी एक तरीके से फॉरेन टेरिटरी है और यूएसए की आपका जो कि काम धाम देखती है वहाँ पे। जैसे कि इंडिया ने अफगानिस्तान में अभी तो नहीं, पहले एक एम्बेसी बना रखी थी और कई सारे काउंसलेट कई सारे बना रखे थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने फिर से अब कह दिया है कि अब हम फिर से बनाएंगे एम्बेसी जो है होनियारा, जो इसकी कैपिटल है सोलोमन आइलैंड की, वहाँ पे होगी। होनियारा जो है कैपिटल वो किस आइलैंड पे स्थित है? लार्जेस्ट आइलैंड ग्वाडल कनाल पे स्थित है। सोलोमन आइलैंड जो है सॉवरेन कंट्री है, संप्रभुता है इसके पास, कंट्री है, और 6 मेजर आइलैंड है इसमें, 900 स्मॉलर आइलैंड है ओशियानिया में, और ये ईस्ट में पाया जाता है आपके पपुआ न्यू गिनिया के, देखिए इसके ईस्ट में है, और आपका वनुआतू जो है उसके जो है नॉर्थ वेस्ट में है। होनियारा कैपिटल है। वर्ल्ड वॉर 2 में सोलोमन आइलैंड पे ही जो है यूनाइटेड स्टेट्स और कॉमनवेल्थ फोर्सेस और एम्पायर ऑफ जापान के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी, जिसको हम लोग बैटल ऑफ ग्वाडल कनाल जो है के उसमें नाम से जानते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो अगला है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक, इसको भैया बनाया किसने था? इसको बनाया था फाओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मिलकर। ठीक, काम क्या है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का? कि दुनिया में भुखमरी को, ठीक है, हंगरनेस को, और जो है फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, हंगरनेस को जो है खत्म करना, और माल न्यूट्रिशन कुपोषण को खत्म करना। ठीक, अब ये जो है ऐसी जगहों पे जहाँ पे खाद्य की कमी पड़ गई है, ठीक, तो वहाँ पे पहुँचाता है। तो अभी न्यूज़ में ये है कि इंडिया ने एक समझौता किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में कि भाई साहब हम 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान में भेजेंगे। और ये जब इन्होंने एग्रीमेंट किया, समझौता किया है, तो इसमें ये भी है कि अफगानिस्तान जो ये 50,000 टन गेहूं जाएगा भारत से, ये पाकिस्तान के रास्ते से जाएगा। अब ये इंडिया का कोई लॉजिस्टिक वाला रसद वाला नहीं लेके जाएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का अपना लॉजिस्टिक्स होता है, तो वो जो है इंडिया से लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचाएगा 50,000 टन, और फिर 10,000 टन जो है अलग अलग जो है हिस्सों में भेज दिया जाएगा। ये एक तरीके की जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होगी भारत की तरफ से, एक मानवीय जो है सहायता होगी अफगानिस्तान के लिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में ये भारत ने अपना वो किया। ये कब से चालू हो जाएगा भाई? पंजाब में इलेक्शन है 20 फरवरी के बाद, उसके बाद से चालू हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ है। और पाकिस्तान में अफगान बॉर्डर क्रॉस करेगा और 20 तारीख के बाद चलेगा और 22 फरवरी तक पहुंच जाएगा। और 10,000 टन के 5 बैच बनाए जाएंगे, 200 ट्रक लगेंगे, और ये सब कुछ ट्रक जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के होंगे। इंडिया वालों को तो चिढ़ते हैं ना, या पाकिस्तान वाले जाने नहीं देंगे। ठीक, और अफगानिस्तान में भी पता नहीं तालिबान क्या करे, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखेगा।
और देखो कुछ भी हो जाए, बंदूक के दम पे आ जाओ चाहे नोट के दम पे आ जाओ, कुछ भी हो जाए, अनाज नहीं है तो भैया अगर पेट खाली है तो कोई भी किसी के खिलाफ हो सकता है, ठीक है ना। और अनाज कौन दे रहा है? भारत दे रहा है, ठीक। अभी मतलब इतनी बड़ी हेल्प तो कर ही रहा है ना यार, तो कौन जो है, रोटी की जब बात आती है ना यार, जब पेट में जब नहीं निवाला नहीं होता है तो मुझे लगता है उससे जो है दुखद बात कुछ नहीं होती। उसके ऊपर चाहे तुम टेररिज्म, चाहे धर्म, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अगर रोटी नहीं दे पा रहे हो तो कुछ नहीं दे पा रहे। तो और रोटी दे रहा है भारत, तो बहुत बड़ी बात है। और ये लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो है अफगानिस्तान में है, वहाँ की सोशल जो सिविल सोसाइटी है उसके साथ में काम करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और इसमें माल न्यूट्रिशन और हंगरनेस को ख़त्म करना है। और करीबन ये एस्टिमेटेड है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में 2.2 करोड़ जनता जो है, करीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कुपोषण का शिकार है। वर्ल्ड असिस्टेंस, आपका ये फूड असिस्टेंस जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाता है। ये एक ब्रांच है यूनाइटेड नेशन की, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो हंगर और फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है। इसका हेडक्वार्टर रोम में है। रोम कहाँ पे है? इटली में है, ठीक, रोम, ठीक। जैसे ये कहते हैं ना, एक कहावत है आप लोग के लिए भी बहुत, चलो आ गया तो एकदम याद आ गया, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक। थोड़ा सा मतलब पैराफ्रेजिंग कर रहा हूं मैं, बट दे वर पुटिंग ब्रिक्स एवरी डे। रोम की एक दिन में नहीं बना, लेकिन वो हर दिन ईंट लगाते जा रहे थे। मेरी बात समझ में आई? बहुत बड़ा इसका वो अर्थ है। आप लोग जो है सिलेक्शन लेना चाहते हो, लेकिन रोज काम करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटे छोटे सुधार बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। जापानीज फिलॉसफी है, समझोगे अभी नहीं समझोगे। मैं चाहता हूँ आप लोग रिग्रेट मत करो बाद में, अभी सुधर जाओ, ठीक। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन 1963 और 1963 में बना था। रोम में हेडक्वार्टर है। फाओ और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको बनाया था। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है ये, या ये कहिए कि जो है भारत में जनरल स्टडीज पेपर 3 के इकोनॉमी से संबंधित है। राहुल बजाज, जो आपने सुना होगा, हमारा बजाज, बजाज ऑटो और इन सब के जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, राहुल बजाज जी जो इसके फाउंडर मेंबर्स में भी थे, तो वो उनकी जो है डेथ हो गई है, अभी इनका देहांत हो गया है पुणे में। सिंपल चीज़ है, हमारा बजाज, ये जमनल लाल बजाज, आप लोग को याद होगा बॉम्बे प्लान, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 1934 में आया था, 44 में आया था, कमेंट करके बताइए, 44 में आया था शायद। तो उसमें जमनलाल बजाज और इन सब की बात होती है, सुना है ना। उन्हीं के ये पोते थे, राहुल बजाज ग्रैंड सन थे, ठीक। और ये इनका जो है, इन्होंने 4 दशक तक ये कई सारे ऑटोमोबाइल, जनरल लाइफ इंश्योरेंस, इन सब पे काम किया। बजाज फाइनेंस और ये सब आप लोगों ने सुना होगा। तो अब इनकी देहांत हो गई। और ये सबसे बड़ी चीज़ है इनका यहाँ पे ये जोड़ने का, कि ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत बहुत ही मतलब मुखर थे, बोलते थे कि भाई साहब बिजनेस करो तो मतलब ऑनेस्टी के साथ में। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स में एक टॉपिक डायरेक्टली दे रखा है। इनके प्रयासों की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की संहिता हुई, यानी कि कोडिफिकेशन हुई थी कंट्री में 1998 में। तब तो भाई साहब कोई रेगुलेशन, कोई लॉ था भी नहीं। तब इनकी जो है इनकी एफर्ट्स की वजह से जो है कॉडिफिकेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस हुआ था कंट्री में। तो बढ़िया बात है। ये चेयरमैन भी काफ़ी रहे भाई साहब, बड़ी बड़ी संस्थाओं के, इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी चेयरमैन रहे भाई साहब, जिसकी वो जेंडर इक्वलिटी रिपोर्ट आती है, डेवॉस वाले जो होता है हर साल, ठीक। और फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारत उद्योग परिसंघ के भी, ठीक। और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में थे आईआईटी बॉम्बे के। और इंडियन एयरलाइंस के भी चेयरमैन ये पहले रह चुके हैं। पद्म भूषण से इनको जो है सम्मानित किया गया था। राज्यसभा के मेंबर भी 2006 से 2010 तक रहे हैं। हमारा बजाज जो है, आपने जिंगल जरूर सुना होगा, हमारा बजाज करके था ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधित है, राहुल बजाज से जो है आ सकता है, ठीक। तो कैसा लगा आज का आप लोग का ये सेशन, मतलब आप लोगों को ये सेशन, और ये आपका अपना चैनल है। मेरी एक ही आप लोगों से गुजारिश है, कल मैं थोड़ा सा नाराज भी था, टेलीग्राम चैनल पे मैंने कई लोग को जगाने की कोशिश की है, उसको बुरा मत लेना। मैं हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे विश्वास रखता हूँ, ना कि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म, वो तो कोई रिक्शा वाला भी कर सकता है, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ो तो पढ़ो,
और पढ़ो तो सिलेक्शन लो, हमारा यही एक जो है मंत्र है। ठीक, पहले क्या है, क्या एक तो ये अच्छा राइमिंग हो गया, जुड़ो, पढ़ो और सिलेक्शन लो। ठीक, दूसरा ये है कि करो तभी तो सुधार होगा। कई लोग सोचते हैं सुधार हो जाएगा फिर करेंगे, नहीं, करोगे तभी तो सुधार होगा यार, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें करो, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बुरा मानते हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मानो, आप बाद में मुझे याद करोगे तब, मैं चाहता हूँ रिग्रेट ना करना, आप अभी पढ़ लो, रोज करो। ठीक, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे बट दे वर पुटिंग ब्रिक्स एवरी डे, याद रखो। और इसी के साथ में कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही, आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।